Very good afternoon. This is Kalp Shah from Kalp Shah CA classes. From today onwards, we will start our classes from by reciting a sloka of Ma Saraswati Ya Kundendu Tushar Har Dhavala. Let's start it. कुन्देन्दु तुषार हार धवला या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाकरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर् देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। इस लास्ट लाइन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि मेरी जड़ता को हर लो, यानी कि मेरे में जो भी बुद्धिहीनता है उसको हर लो। आगे के मुझे नहीं पता है। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारी क्लासेस का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। हमारी क्लासेस का नाम है कल्प शाह सीए क्लासेस एंड अग्रवाल कंसल्टेंट्स। आज हम देखेंगे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स। यहाँ पे सेक्शन नंबर नहीं लिखा हुआ है। सेक्शन 164 की जगह 151 सेक्शन है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। उसके अलावा 160 सेक्शन देखेंगे जब हम कोई नॉन रिटायरिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहते हैं। जो बंदा रिटायरिंग बाय रोटेशन नहीं है, इससे बंदे को अपॉइंट करना चाहते हैं, तब हमें 160 का प्रोसीजर फॉलो करना होता है, वो देखेंगे। उसके अलावा हम भी बहुत सारे दूसरे सेक्शंस देखेंगे। उससे पहले मैं अपनी क्लासेस का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम है कल्प शाह। मेरे क्लासेस का नाम है कल्प शाह सीए क्लासेस। मेरा मोबाइल नंबर 800000282550। हम सीए फाइनल, सीए फाउंडेशन, सीए आईपीसीसी, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल और सीएस फाउंडेशन की कोचिंग देते हैं। उसके अलावा हमारी ये प्रोफेशनल सर्विसेज भी है, जो हमारी कंसल्टेंसी है, जो मेरी प्राइवेट खुद की कंसल्टेंसी है। इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हो ये सारी सर्विसेज के लिए, जैसे जीएसटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, पीएफ रिटर्न, ईएसआई रिटर्न, कंपनी लॉ रिटर्न, लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग एटसेट्रा, एंड मर्चेंट एक्सपोर्टिंग, एंड एज वेल एज ऑल द प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंक्लूडिंग आईसी कोड, आरसीएमसी, अपेडा, एफएसएसआई, एवरीथिंग। Let's start work hour directly. Coming to the section, appointment of director elected by small shareholder directors. Small shareholder directors कुछ इस तरह होता है कि कॉरपोरेट्स में ज़्यादातर डिसीजंस या तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से लिए जाते हैं या स्पेशल रिजोल्यूशन से लिए जाते हैं, और उसमें भी ज़्यादातर डिसीजन जो प्रेजेंट एंड वोटिंग शेयर होल्डर्स हैं उसके लिए उन्हीं को उनके ही वोट काउंट किए जाते हैं। तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में ज़्यादातर कंपनी के पास क्या होता है, जैसे मुकेश भाई है, उसके पास 51% शेयर है, तो वो तो कोई भी शेयर कोई भी डिसीजन होगा वो अपने सारे डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकता है, क्योंकि डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए भी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चाहिए। तो बोर्ड पे पूरा पावर मुकेश भाई का चलेगा। तो उसके अलावा जो बाकी के शेयर होल्डर है उनका पावर, उनकी आवाज़ कौन सुनेगा? तो उसके लिए कंपनी लॉ में एक अच्छा सा सेक्शन है, उसको कहते हैं सेक्शन 151 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स, यानी कि जो छोटे छोटे स्मॉल शेयर होल्डर्स है उसकी आवाज़ सुनने के लिए, जो माइनॉरिटी की आवाज़ सुनने के लिए जो सेक्शन बना गया है उसे कहते हैं सेक्शन 151 स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स। अब आपको क्वेश्चन होगा स्मॉल शेयर होल्डर्स किसको कहेंगे? तो जिस बंदे, हु इज स्मॉल शेयर होल्डर, इज इट, क्या उसकी हाइट कम है उससे स्मॉल कहेंगे? क्या उसके पास पैसे कम है उसे स्मॉल कहेंगे? जी नहीं। हम जिसके पास नॉमिनल वैल्यू 20,000 से कम के शेयर से उसे स्मॉल शेयर होल्डर कहेंगे। नॉमिनल वैल्यू ₹20,000। अब इसमें आपको ना तो नॉमिनल वैल्यू का दूसरा नाम फेस वैल्यू भी है, तो इसमें ना तो आपको पेड अप वैल्यू देखनी है ना तो आपको मार्केट वैल्यू देखनी है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दो वैल्यू दी जा सकती है, पेड अप वैल्यू या मार्केट वैल्यू। से फॉर एग्जांपल आपके पास 300 शेयर है ऑफ
100 ईच, तो 30,000 हो गए। वैसे तो आप स्मॉल शेयर होल्डर नहीं हुए, लेकिन अगर आपके पास ये 300 रुपीज़ के शेयर है, वो से फॉर एग्जांपल 60 रुपीज़ पेड है, 300 शेयर्स इंटू 60 पेड, तो 18,000 रुपया, तो भी आप स्मॉल शेयर होल्डर नहीं हुए, क्योंकि भले ही आपका पेड अप वैल्यू 60 रुपीज़ पर शेयर होने के नाते 300 इंटू 60 करने से 18,000 होता है, फिर भी आप स्मॉल शेयर होल्डर नहीं हुए, क्योंकि आपका नॉमिनल वैल्यू 30,000 है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू 100 तो है ही, तो 300 शेयर्स इंटू 100 30,000 तो हो ही गया, तो आप स्मॉल शेयर होल्डर्स नहीं हुए। अब उसके आगे हमारे पास क्वेश्चन आता है स्मॉल शेयर होल्डर्स का कार्य क्या होगा और वो स्मॉल शेयर होल्डर्स को कौन अपॉइंट कर सकता है। तो अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे, हु विल अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर्स। तो इसमें भी दो है कि कंपनी सुओ मोटो यानी कंपनी खुद कर सकती है, या तो फिर स्मॉल शेयर होल्डर्स जो 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं वो इकट्ठा मिलके एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो स्मॉल शेयर होल्डर्स को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, वो एप्लीकेशन कैसे देनी होगी वो हम आगे देखते हैं, बराबर। अब स्मॉल शेयर होल्डर्स में एप्लीकेशन देने के लिए कितनी स्ट्रेंथ चाहिए आपको, ठीक है, तो स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए अप्लाई करने के लिए या तो मिनिमम 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स चाहिए, या तो फिर 1/10 ऑफ टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स के नंबर्स चाहिए, विच एवर इज लेस। से फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में 800 ही स्मॉल शेयर होल्डर्स है, तो आप 1000 शेयर होल्डर्स कहाँ से ला पाओगे, तो आपको 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स देंगे, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ टोटल शेयर होल्डर्स नहीं देखनी, 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स देखनी है। तो 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स कितनी हुई, 800 आपके स्मॉल शेयर होल्डर्स है जिसकी नॉमिनल वैल्यू, जिनके पास शेयर्स 20,000 से नॉमिनल वैल्यू के कम के, तो 800 इंटू 10% इज इक्वल टू 80 शेयर होल्डर्स आप लाओगे, तो भी आप स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, आपने देख लिया किसकी, अब वो या तो सुओ मोटो हो सकता है या फिर एप्लीकेशन रिक्विजिट नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स, यानी कि इतने नंबर शेयर होल्डर्स अप्लाई करेंगे 1000 या 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स अप्लाई करेंगे, तो भी आप स्मॉल शेयर होल्डर्स को अपॉइंट कर सकते हो। अब स्मॉल शेयर होल्डर्स का टेन्योर कब कितना रहेगा, तो वो 3 साल तक काम करेगा, 1 2 3 साल का उसका पीरियड रहेगा, टेन्योर रहेगा, और 3 साल के बाद, और कोई भी कंपनी में सिर्फ एक बार, ओनली वन टाइम he can be appointed as a small shareholder, only one time small shareholder, he cannot be reappointed as a small shareholder, स्मॉल शेयर होल्डर में रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं है। लेकिन हाँ, आप, और इसमें कूलिंग पीरियड है 3 साल तक, आप कंपनी में दूसरे ये 4वां साल, ये 5वां साल और 6वां साल, तो ये 3 साल में आप कंपनी में किसी भी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ नहीं सकते, और स्मॉल शेयर होल्डर तो कभी भी नहीं बन सकते। लेकिन कंपनी में ये स्मॉल शेयर होल्डरशिप खत्म होने के 3 साल तक, यानी कि पहले 3 साल आपके स्मॉल शेयर होल्डर 0 ईयर से एंड ऑफ 3rd ईयर आप स्मॉल शेयर होल्डरशिप आपकी रही स्मॉल शेयर होल्डरशिप। ठीक है, आपने 3 साल एंजॉय की, फिर 3 साल आप कंपनी से वैरागी हो जाओ, कंपनी से दूर हो जाओ, भग जाओ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी नाता ना रखो। अब 3 साल के बाद आप स्मॉल शेयर होल्डर तो कभी भी नहीं बन सकते, लेकिन कोई दूसरा रिश्ता नाता करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे कि डायरेक्टर बन सकते हो। ठीक है, अब स्मॉल शेयर होल्डर्स में आगे देखते हैं कि स्मॉल शेयर होल्डर एक साथ कितनी कंपनियों में स्मॉल शेयर होल्डरशिप रख सकता है। तो स्मॉल शेयर होल्डर मैक्सिमम 2 कंपनीज एट अ टाइम में स्मॉल शेयर होल्डरशिप रखता है, 2 कंपनीज एट अ टाइम, यानी 2 कंपनी साइमल्टेनियसली। से फॉर एग्जांपल वो बंदा RIL यानी रिलायंस और इन्फी, मेरी फेवरेट कंपनी, दोनों का ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर वो दोनों में ही SSD है, तो क्या अब वो TCS उसको स्मॉल शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर सकती है? नहीं कर सकती। एक साथ 2 ही कंपनी में हो सकती है, और जो 2 कंपनी रहेगी, एक साथ 2 कंपनी है, से फॉर एग्जांपल अभी वो रिलायंस में स्मॉल शेयर होल्डर है, या तो फिर रिलायंस जियो में स्मॉल शेयर होल्डर, रिलायंस जियो की भी अलग से कंपनी है, क्या वो एयरटेल में इसी समय में स्मॉल शेयर होल्डर बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि ये जो दूसरी कंपनी है साइमल्टेनियसली 2 कंपनी, वो दूसरी कंपनी कॉम्पिटिटिव कंपनी नहीं होनी चाहिए, उसकी कंपटीशन में नहीं होनी। रिलायंस जियो और एयरटेल का कंपटीशन है, तो एक की बात दूसरे को और दूसरे की बात पहले को, यानी कि चुगली वगैरह करता रहेगा,
तो ऐसी उसकी सीक्रेट माहिती, सीक्रेट जो इन्फॉर्मेशन है उसको देता रहेगा एयरटेल की जियो को, और जियो की इसको देता रहेगा, तो ये नहीं चलेगा। तो वो दो कंपनी कॉम्पिटिंग और या कन्फ्लिक्टिंग नहीं होनी चाहिए, कॉम्पिटिंग और कन्फ्लिक्टिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्मॉल शेयर होल्डर्स बनने की ये एक मेन, अगर दो कंपनी में एक साथ बनना चाहते हो तो कॉम्पिटिंग और कन्फ्लिक्टिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आरआई और एक जगह आप आरआईएल में एसएसडी बन रहे हो और दूसरी जगह इन्फी में बन रहे हो यानी इन्फोसिस, तो हाँ तो अलाउड है, क्योंकि दो कॉम्पिटिंग भी नहीं है, कन्फ्लिक्टिंग भी है। रिलायंस कहीं दूर दूर भी सॉफ्टवेयर का काम नहीं करता है, और इन्फोसिस कहीं दूर दूर भी ये जियो वाला या टेलीफोन वाला या मोबाइल वाला रिफाइनरी वाला काम नहीं करता है, ठीक है। अब उसके आगे आगे जो प्रोविज़न है अपनी कंपनी सी ए फाइनल की बुक में दी है वो पढ़ते हैं। ये बेसिक थे, उसको मैंने बता दिया। उसके अलावा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स के क्या होता है? हाँ, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं। स्मॉल शेयर एसएसडी आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, so they need to fulfill the criteria of independence under section 149, criteria of independence। तो उसको जो क्राइटेरिया इंडिपेंडेंस के क्राइटेरिया सेक्शन 149 में दिए गए हैं उसके वो पालन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा अब स्मॉल शेयर होल्डर्स की जो एप्लीकेशन करेंगे, जो 1000 शेयर होल्डर या तो फिर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स या स्मॉल शेयर होल्डर्स, स्मॉल शेयर होल्डर्स, ठीक है। स्मॉल शेयर होल्डर एच डी नहीं आएगा, एच आएगा यहाँ पे, SSH, 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स, जिसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी का है? नॉमिनल वैल्यू 20,000 या 20,000 से कम है, ना पेड अप वैल्यू देखनी है, ना मार्केट वैल्यू देखनी है। तो वो लोग सबसे पहले क्या करेंगे? हाँ, स्मॉल शेयर होल्डर्स इससे पहले क्या, थर्ड पर्सन को, जो स्मॉल शेयर होल्डर नहीं है, से फॉर एग्जांपल बहुत ही शातिर वाला बंदा है, फॉर एग्जांपल मिस्टर के, मैं ही हूँ मिस्टर के शातिर, मैं रिलायंस में स्मॉल शेयर होल्डर नहीं हूँ, मेरे पास एक भी रिलायंस का शेयर नहीं है, फिर भी रिलायंस मेरी फेवरेट कंपनी है, तो क्या मैं रिलायंस में स्मॉल शेयर होल्डर बन सकता हूँ? जी हाँ, बन सकता हूँ। लेकिन अगर मैं और जो कोई बंदा है, से फॉर एग्जांपल दूसरा बंदा है मिस्टर एस, जो रिलायंस का शेयर होल्डर है, क्या वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है? हाँ, बन सकता है, लेकिन उसके पास 20,000 के नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा शेयर्स नहीं होने चाहिए, या तो शेयर्स नहीं होने चाहिए, अगर है तो 20,000 से ऊपर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो जो स्मॉल शेयर होल्डर्स है वो सारे इकट्ठा होंगे, एक एप्लीकेशन करेंगे, उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो बंदे का प्रपोज नाम है, प्रपोज्ड SSD, और प्रपोज SSD उन्हीं में से एक है, तो उनके पास 20,000 से ज़्यादा शेयर्स नहीं होने चाहिए। फिर उसका क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे, फिर एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, और वो जो बंदा है उसका डिन नंबर लिखेंगे। ये तो स्मॉल शेयर होल्डर्स की डिटेल हो गई। और आपको अपनी भी डिटेल देनी होगी, स्मॉल शेयर होल्डर्स की डिटेल। उसमें क्या क्या लिखेंगे? आप अपना नाम लिखेंगे और आपका फोलियो नंबर लिखेंगे। जो आपके पास स्मॉल शेयर से 20,000 से कम शेयर्स है, तो आपको प्रूव तो करना पड़ेगा ना कि भैया मेरे पास शेयर्स है। तो कौन कौन से नंबर के, जैसे हर एक बंदे का आधार कार्ड से हम पहचानते हैं बंदे को, या पैन कार्ड से पहचानते हो, हर शेयर्स को हम फोलियो नंबर से पहचानते हैं। तो क्या देंगे? उसका फोलियो नंबर देंगे कि भैया हमारे पास ये नंबर के शेयर, नेम, एड्रेस, शेयर्स हेल्ड, फोलियो नंबर एंड साइन बाय ऐसे, और उसकी साइन होगी, और उसके नंबर ऑफ शेयर्स, और सारे स्मॉल शेयर होल्डर्स की साइन चाहिए। क्योंकि अगर मेरे पास स्मॉल शेयर्स तो है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अपॉइंट करवाना ही चाहता हूँ स्मॉल शेयर होल्डर्स को, तो उसकी मैं अपनी बात पे मुकर ना जाऊँ, उसके लिए मेरी क्या चाहिए? साइन चाहिए। और स्मॉल शेयर होल्डर्स का एड्रेस, नाम और डिन नंबर, और उसकी कंसेंट भी चाहिए। स्मॉल शेयर होल्डर्स कंसेंट एंड हिज डिक्लेरेशन दैट ही इज़ नॉट डिसक्वालीफाइड, उसको बताना पड़ेगा मैं सेक्शन 164 के तहत या सेक्शन 167 के तहत डिसक्वालीफाइड नहीं हूँ, ऐसा उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स के CA इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल क्या कहता है।
ये इनमें यही बात लिखी गई है कि सबसे पहले वॉइस ऑफ माइनॉरिटी इज लिसन इफेक्टिवली। हाँ, और स्मॉल शेयर होल्डर्स किस कंपनी को अप्लीकेबल है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 151 ऑफ अ लिस्टेड कंपनी मे हैव वन डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। ये इसी पे से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्ट अपॉइंट कर सकती है? नहीं कर सकती है। प्राइवेट कंपनी कर सकती है? नहीं कर सकती। लिस्टेड पब्लिक कंपनी ही कर सकती है और एक ही बंदी कर सकती है। और क्या कोई कंपल्सन है? नहीं, कोई कंपल्सन नहीं। ओनली लिस्टेड कंपनी can have small shareholder director. Listed company can have small shareholder director, and that to one small shareholder director. It's not like that you can appoint 5 10 30 5 10 or 2 3 small shareholders. Only one small shareholder directors. ठीक है। देन द प्रोविजन enables to small shareholders to place their representative on the board of directors of a listed company so that their voice is also listened effectively. The term small shareholder means a shareholder holding shares of nominal value not more than 20,000 or such sum as may be prescribed. Manner of appointment of small shareholder directors and terms conditions such appointment are prescribed by Rule 7. उसमें क्या है, दिस प्रोविजंस आर डिस्कस्ड एज बिलो। स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स रिक्वायर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ देयर डायरेक्टर। अगर वो बंदे करना चाहते हो, यूनिटी बनाना चाहते हो, कितनी मिनिमम 1000 लोगों की तो यूनिटी बनाओ। अगर आपके पास 1000 भी कंपनी में टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स नहीं है, तो जितने स्मॉल शेयर होल्डर्स है उसके 10%, तो 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर। सच यानी कि सच स्मॉल शेयर होल्डर विच एवर इज लोअर have a small shareholders director elected by small shareholders. However, a listed company may opt to have a डायरेक्टर रिप्रेजेंटिंग स्मॉल शेयर डायरेक्टर सुओ मोटो। लिस्टेड कंपनी चाहे तो खुद भी कर सकती है, लेकिन कोई कंपनी चाहेगी नहीं अपनी कंपनी में बाहर के बंदे को इंटरवीन कराने का। इन सच अ केस प्रोविजंस गिवन बिलो इन पॉइंट 2 शैल नॉट अप्लाई फॉर अपॉइंटमेंट। और ये कंपनी एक ही कंपनी कर सकती है इंडिया में, टाटा से कोई एथिकल नहीं है। टाटा कर सकता है, दो ऑन इन कर सकती है, इन्फी कर सकती है, अब नहीं कर सकती। इन्फी जब नारायण मूर्ति साहब के हाथों में रहती थी तब कहा करती थी, अब नहीं रही। तो इन्फोसिस या टाटा की बात हो रही है, सुओ मोटो। बाकी तो किसी की जो बताना है लॉ के तहत वो नहीं बताते, तो और तो क्या बताएंगे। Serving of notice by small shareholder. The small shareholder intending to propose a person as a candidate for the post of small shareholder director shall leave a notice of their intention with the company at least 14 days. आपको 14 days before the meeting under their signature specifying the name, address, shares held and folio number of the person whose name is being proposed for the post of director and of small shareholders who are proposing such person ऑफ द डायरेक्टर। यानी कि आपको 14 डेज से पहले जो मैंने डिटेल्स बताई, नाम, पता, फोलियो नंबर, और जो बंदा बनना चाहता है उसका नाम, पता, उसका डिन नंबर वगैरह देना पड़ेगा। लेकिन उस बंदे के पास शेयर्स नहीं है तो भी चलेगा। इफ अ पर्सन बीइंग प्रपोज एज अ स्मॉल शेयर होल्डर इज नॉट हैविंग एनी शेयर होल्डर देन इट इज ओके। क्या लिखा? इफ द पर्सन बीइंग प्रपोज डज नॉट होल्ड एनी शेयर्स इन द कंपनी द डिटेल्स ऑफ द शेयर हेल्ड एंड पोर्टफोलियो नंबर नीड नॉट टू बी स्पेसिफाइड। स्टेटमेंट टू बी अनेक्स विद द नोटिस। उसका द नोटिस शैल बी अकम्पनीड बाय स्टेटमेंट साइंड बाय द पर्सन हुज नेम इज बीइंग प्रपोज फॉर द स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। वो जो बनना चाहता है उसकी खुद की तो सहमति ले लो। तो आपने उसको अपॉइंट करवा लिया, फिर वो बोले मेरे को नहीं करना है, तो उसका डिन नंबर दो, फिर उसका ऐसे डिक्लेरेशन दो कि वो बंदा डिसक्वालीफाइड नहीं है अंडर सेक्शन 164, यानी कि वो सबसे इंसॉल्वेंट नहीं है, उसने कोई 6 महीने से ज़्यादा की जेल में नहीं गया और 5 ईयर्स इलेप्स नहीं हुए, या तो फिर सेक्शन 188 में कन्विक्ट नहीं हुआ है, वगैरह वगैरह हमने पढ़ा हुआ है आगे। हिज कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, उसकी कंसेंट चाहिए। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हमेशा इंडिपेंडेंट रहेंगे और उसको इंडिपेंडेंस के सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 के क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे। द स्मॉल शेयर सच डायरेक्टर शैल बी कंसिडर एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। Therefore, he should meet the eligibility criteria pertaining to independent director as given in section 149 subsection 6 and should give a declaration of his independence in accordance with subsection section 149 subsection 7. फिर applicability of section 154. The appointment of small shareholder shall be subject to the provisions of section 152 except that such shareholder shall not be liable to retire by rotation. वो retire by rotation नहीं होगा। Such director's tenure as small shareholder director shall not exceed a period of 3 consecutive years. On the expiry of the tenure, such director shall not be eligible for reappointment. कभी भी वो reappoint नहीं हो पाएगा। एक बार स्मॉल शेयर होल्डर हो गए तो आप 3 साल का कूलिंग पीरियड ले सकते हो। कूलिंग पीरियड के बाद आप कंपनी से जुड़ सकते हो। 3 साल तक मुंह मत दिखाओ। 3 साल तक जब मुंह दिखाओ 3 साल के बाद, तब स्मॉल शेयर डायरेक्टर बनने की इच्छा मत व्यक्त करो।
कुछ और बनने की इच्छा व्यक्त करो, डायरेक्टर बन जाओ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाओ, एम्प्लॉय बन जाओ, सीईओ बन जाओ, सीएफओ बन जाओ, अगर सीए हो तो सीए बन जाओ, अगर आप बनना चाहते हो तो सीएस बन जाओ, लेकिन स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर मत बनो, क्योंकि एक बार ही आपको मौका दिया, वंस इन अ लाइफ टाइम. Applicability: a person shall not be appointed as a small shareholder directors of a company if he is not eligible for appointment and in terms of section 164 which specifies the disqualification for appointment as a director. अगर कोई एक आपको डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, ये वर्ड है तो वो उसके अंदर पीछे वर्ड क्या है, डायरेक्टर, तो डायरेक्टर बनने की डिस्क्वालिफिकेशन है, तो अब कैसे बन सकते हो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर? सबसे पहले तो डायरेक्टर होना चाहिए ना, और डायरेक्टर के बनने के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए. तो स्मॉल शेयर होल्डर बनने के लिए सबसे पहले आपको डायरेक्टर बनना पड़ता है, और डायरेक्टर बनने के लिए आपके पास कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हुई होनी नहीं चाहिए. ठीक है. फिर आगे क्या बोलता है, वैकेशन ऑफ ऑफिस. जैसे एक नॉर्मल डायरेक्टर का वैकेशन सेक्शन 164 के कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर दे, या फिर सेक्शन 164 के वैकेशंस के रीजंस अट्रैक्ट कर दे, या फिर कंपनी लोग का एक दूसरा क्राइटेरिया है कि वह इंडिपेंडेंस के क्राइटेरिया फुलफिल करना बंद कर दे, तो भी वो उसका ऑफिस ऑटोमेटिकली वेकेट हो जाएगा. कि डिस्क्वालिफिकेशन हमने अच्छे से देख लिया है प्रीवियस लेक्चर में. 167 का वैकेशन भी बहुत देख लिया है अच्छे से, और 149 सब सेक्शन से हम इंडिपेंडेंट का क्राइटेरिया देखेंगे. मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप 2 हो सकती है एट अ टाइम, और दूसरी कंपनी कॉम्पिटिंग या कंफ्लिक्टिंग नहीं होनी चाहिए. पढ़ते No person shall hold the position of a small shareholders director in more than 2 companies at a time. More than 2 companies में अलाउड नहीं है. However, the second company in which he is being so appointed shall not be in a business which is competing and conflicting with the business of the first company. अगर आप इन्फी के, इन्फोसिस के स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, तो विप्रो के, इन्फोसिस के, सॉरी विप्रो के, टीसीएस के स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स नहीं बन सकते. अगर आप एयरटेल के स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स हो तो आप वोडा आइडिया के स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स नहीं बन सकते, जियो के नहीं बन सकते, और जो भी कंपनी है टेलीकॉम में उसके नहीं बन सकते. कूलिंग पीरियड 3 years. A small shareholder director shall not for a period of 3 years from the date of on which he ceases to hold office as small shareholder director in a company be appointed in or be associated with such company in any other capacity either directly or directly. 3 साल तक मुंह मत दिखाओ. 3 साल के बाद जब मुंह दिखाओ तब स्मॉल शेयर होल्डर बनने की इच्छा व्यक्त मत करो. जी, अब हम इसके पास्ट पेपर करते हैं. स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स नवंबर 19 न्यू कोर्स, फिर नवंबर 18 न्यू कोर्स, ये 2 बार पूछा गया है. फिर ओल्ड कोर्स में देखा जाए तो ओल्ड कोर्स में भी 2 बार पूछा गया है, मई 16, नवंबर 16. ये 4 क्वेश्चन हम देखेंगे. ठीक है. अब आप बताओ इजी से शुरू करें या हार्ड से स्टार्ट करें? हाँ स्वाति आप बताओ, हार्ड से स्टार्ट करें. ठीक है, तो हार्ड से स्टार्ट करते हैं. नवंबर 19 का क्वेश्चन है, थोड़ा आपको सोचने में रख देगा, क्योंकि उसके लिए आपको सेक्शन 164 भी आना चाहिए बराबर, और थोड़ा बहुत 167 का भी ज्ञान होना चाहिए वैकेंसी के लिए. तो मिस्टर के इज़ अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर. उससे पहले हम इसके जो कंपनी लॉ में हमने ये सेक्शन पढ़ा ना कि उसकी वैकेंसी, वैकेशन ऑफ ऑफिस स्मॉल शेयर होल्डर कैसे करेगा, उसको 164 भी लागू होगा और 167 भी लागू पड़ेगा, और इंडिपेंडेंस के क्राइटेरिया फुलफिल करना बंद करेगा तो भी उसको वेकेट करना पड़ेगा. तो 167 और 164 दोनों हमने देख लिया प्रीवियस लेक्चर में. तो अगर आपने नहीं देखे तो आप कृपया देख लीजिए. फिर भी मैं आपको स्मॉल शॉर्ट में समझा देता हूँ. सेक्शन 164 सब सेक्शन, सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 ऐसा बोल रहा है कि आपने ये 2 काम किए हैं तो अगले 5 साल तक आप डायरेक्टर से अपनी ऑफिस ऑटोमेटिक वेकेट कर लोगे और डिस्क्वालीफाई हो जाओगे. ठीक है. और ये प्रोविज़न स्मॉल शेयर होल्डर्स को भी लागू पड़ते हैं जो हमने देख लिए. पहला काम क्या किया आपने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स कॉन्सिक्यूटिवली 3 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए फाइल नहीं किया. दूसरा काम किया कि आपने DDD को पे नहीं किया, यानी कि मैच्योर डिपॉजिट्स, फिर डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट, डिपॉजिट एंड देयर इंटरेस्ट, एंड डिक्लेयर डिविडेंड. और जब उसका लास्ट डेट था पेमेंट करने का उससे 1 साल बीत गया तो आपका डिफॉल्ट 1 साल तक कंटिन्यू रहा. कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट फॉर 1 ईयर. किस चीज़ का? डिविडेंड, डिपॉजिट एंड डिबेंचर्स जो आपने लिए थे पब्लिक से. डिपॉजिट और डिबेंचर पब्लिक के ही होते हैं, और डिक्लेयर डिविडेंड भी शेयर होल्डर्स का होता है, वो आपने पे नहीं किया. ठीक है.
तो ये सेक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें भी ये वाला है कि उन्होंने कुछ पेमेंट नहीं किया है डिबेंचर्स का या फिर डिपॉजिट्स का पेमेंट नहीं किया, और 1 साल बीता है या नहीं बीता वो आपको देखना है, ठीक है। और उसमें भी एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई नया बंदा आता है, देखो सेक्शन 164 सब सेक्शन 2, जिस कंपनी में अट्रैक्ट हुआ, जिस कंपनी ने डिपॉजिट रीपे नहीं किया, उस कंपनी के सारे डायरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो डिसक्वालिफिकेशन होने की वजह से कंपनी क्या फाइल नहीं कर पाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न। तो आपकी कोई ना कोई बंदा तो चाहिए ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने के लिए, क्योंकि इस कंपनी ने डिपॉजिट पे नहीं की, ड्यू मैच्योर डिपॉजिट पे नहीं की, तो सारे डायरेक्टर्स डिसक्वालीफाई हो गए। लेकिन उनमें एक्सेप्शन क्या रखा है, अगर कोई बंदा आया है और जैसे ही अपॉइंटमेंट हुआ, अपॉइंटमेंट के 6 महीने उसकी अपॉइंटमेंट क्या, वो सिर्फ वो डायरेक्टर के लिए ही एक्सेप्शन है। वो डायरेक्टर क्या कर सकता है, अगर कोई डायरेक्ट नया बंदा आया और नया बंदा आने के बाद 6 महीने तक उसको कोई ये वाली 164 सब सेक्शन 2 के डिसक्वालिफिकेशन लागू नहीं पड़ेंगे। यानी कि अगर 6 महीने के तहत अगर कंपनी को ये सेक्शन अट्रैक्ट हो जाती है, कंपनी ने एफएस या एआर फाइल नहीं किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न, या तो फिर डीडीडी में डिफॉल्ट किया, तो सारे डायरेक्टर्स वैकेट कर लेंगे, डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन ये बंदा डिसक्वालीफाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके आने के 6 महीने के अंदर ही ये डिफॉल्ट हुआ है, ठीक है। और इसके पहले भी हमने देखा आगे के ये वाला जो डिफ़ॉल्ट है ना 164 सब सेक्शन 2 में बी, वो उसमें 1 साल हो जाना चाहिए। तो इसी पे ये क्वेश्चन ज़्यादा स्मॉल शेयर होल्डर्स से रिलेटेड होने से ज़्यादा 164 का ज़्यादा क्वेश्चन है मेरे ओपिनियन में। फिर भी उन्होंने टाइटल स्मॉल शेयर होल्डर दिया है तो मैं उसी तरह से आपको सिखाऊंगा। के इज़ अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। देखो अभी भी मिस्टर के को ही सब जगह अपॉइंट करते हैं, मैं के वाले हमेशा स्मार्ट लोग होते हैं, इंटेलिजेंट। Mr. K is a small shareholder director in a KJP Tyres Limited from 1st April 2018। उसका अपॉइंटमेंट कब हुआ, 1st अप्रैल, यहाँ पे लिखते हैं मिस्टर के। कहाँ पे अपॉइंट हुए, केजेपी कब से, 1/4/18 से, ठीक है, एज अ SSD। अब क्या बोला आगे, एंड इन VSR कॉटन्स लिमिटेड फ्रॉम 1st अप्रैल 2019। अगले साल वो VSR में हो गया 1 साल के बाद। और यहाँ पे लिखो VSR कौन सी तारीख है, 1st अप्रैल 2019, ठीक है। उसका KJP में अपॉइंट 1st अप्रैल 18 को हुआ और VSR में 1st अप्रैल 2019 को हुआ, इतना बताया। फिर क्या बोला, इन कंप्लायंस विद द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, मेसर्स KJP टायर्स लिमिटेड हैज़ नॉट पेड इंटरेस्ट ऑन द पब्लिक डिपॉजिट ड्यू फ्रॉम 1 जुलाई 2018। और KJP ने 1 जुलाई 2018 को ड्यू जो पब्लिक डिपॉजिट थी मैच्योर्ड होगी, जो पेमेंट नहीं किया है। कब से पेमेंट नहीं किया है, देखो अब अभी हम KJP में आ जाते हैं, यहाँ पे KJP का लिखते हैं। वो अपॉइंट हुआ 1/4/2018 को और 1 जुलाई यानी कि 4था महीना पूरा गया, 5वां गया, 6वां गया और 7वें महीने की 1 तारीख को उसकी डिपॉजिट मैच्योर हो रही थी 1 जुलाई से, डिपॉजिटर्स की पब्लिक डिपॉजिट। 1 जुलाई, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद ही कांड हो गया उसकी कंपनी में। तो 1/7/2018 को क्या कांड हुआ, KJP टायर नॉट पेड इंटरेस्ट ऑन द पब्लिक डिपॉजिट ड्यू फ्रॉम 1 अप्रैल। उन्होंने जो ड्यू कब हो गया था, ड्यू 1 जुलाई को, सॉरी 1 अप्रैल ड्यू हो गया था, ड्यू इंटरेस्ट नहीं पे किया। आगे क्या बोला, इन द लाइट ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउ एग्जामिन द फॉलोइंग अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, whether the office of Mr. K small shareholders directors shall become vacant in Messrs KJP Tyres Limited and VSR Cotton Mills Limited if a state period from which the office of director shall become vacant। कब से होगी, बराबर। तो हमने जो पहले 2 सेक्शन दोगे वही सेक्शन लागू पड़ गए। सबसे पहले KJP में तो कब से लागू पड़ेगी, 1/4 यानी कि साल के शुरू से 30/9/2018 तक तो उसमें खाली नहीं करा सकते, क्योंकि सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी का ये एक्सेप्शन है, ठीक है।
क्योंकि जो बंदा नया है उसको ही डिस्क्वालीफाई करेगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह कंपनी का कंप्लायंस कौन करेगा। तो ये 30/9 तक तो ये और सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी में वो डीडीडी वाला क्या बोल रहा है, जब से डिफ़ॉल्ट हुआ ना उससे 1 साल के बाद वैकेट करना है। तो अभी 1/7/2018 से 30/6/2019 उस दिन को ये बंदा वैकेट होगा। यहाँ तक तो नहीं होगा लेकिन 1 साल के बाद तो हो जाएगा। अगर कंपनी ने 30/6/2019 तक को जो डिपॉजिट मैच्योर हो गई है और या फिर उसका इंटरेस्ट मैच्योर हो चुका है वो पे नहीं किया 1 साल तक, तो ये बंदा इंक्लूडिंग मिस्टर के, क्योंकि उसको भी 6 महीने हो गए तो वो भी वैकेट कर लेगा और बाकी के सारे डायरेक्टर्स भी वैकेट हो जाएंगे। ये बात हो गई अपनी कौन सी लिमिटेड थी, केजेपी लिमिटेड। ठीक है, अब आ गया वीएसआर लिमिटेड। वीएसआर लिमिटेड में अपॉइंट कब किया गया था, 1/4/2019 को। तो उसको 6 महीने का बैन हो 6 महीने तक उसको शील्ड मिल जाएगा इस सेक्शन के तहत 164 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी, यानी कि वो वाले एफएस, एआर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न या फिर ट्रिपल डी पे नहीं, इसी के लिए एग्जम्पशन दिया है 30/9/2019। इसके अलावा कोई डिफॉल्ट किया 164(1) का तो उसमें कोई मुक्ति नहीं दी है। ठीक है, तो और पूछा क्या है, इफ स्टेट यस पीरियड फ्रॉम विच द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर शैल बिकम वैकेंट। अब वीएसआर में कब से वैकेंट होगा, वीएसआर में तो बंदा वीएसआर लिमिटेड में तो वीएसआर लिमिटेड ने तो कोई डिफॉल्ट नहीं किया इंटरेस्ट वगैरह का, ठीक है ना। हाँ जी, वीएसआर लिमिटेड ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, तो वीएसआर लिमिटेड में तो वो जैसे ही कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाती है तो वो वेकेंट कर लेगा। ठीक है, लेकिन अगर 164(2) का डिफॉल्ट करता है तो उसको 6 महीने का शील्ड मिल जाता है। तो वीएसआर तो 1/4/2019 को अपॉइंट हुआ है, तो अगर दूसरे ही दिन अगर वो 164(1) का या फिर 167 में ये 164(2) के अलावा कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो जिस कंपनी में डिफ़ॉल्ट करता है उसके अलावा की सारी कंपनियों में वो वैकेंट हो जाएगा। ठीक है, उसमें दूसरा भी क्लॉज है कि 167 में वैकेंट कौन सी कंपनी में होगा, जिस कंपनी में डिफ़ॉल्ट किया उस कंपनी में वैकेंट नहीं होगा। सेक्शन 164 ऐसा बोलता है कि जिस कंपनी में आपने डिफ़ॉल्ट किया है ना उस कंपनी में आप वैकेंट नहीं होगे, उसके अलावा की कंपनी में हो जाओगे। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। देखो यहाँ पे आंसर मिलेगा rules. So a person shall not be appointed as small sir or director if he person is not eligible for appointment under section 164. A person appointed as a small sir or director shall vacate the office if the director incurs any of disqualification under section 164. According to section 167 1A, the office of a director shall become vacant in case the incurs any of the disqualification under section 164, provided that when he incurs disqualification under section 164(2), the office of the director shall become vacant in all companies other than the company in which his default has occurred under that subsection। यानी कि 164(2) का ही एग्जम्पशन है, आप जो कंपनी में डिफ़ॉल्ट करते हो उसके अलावा की कंपनी में आपको ऑफिस वैकेट करनी है। अकॉर्डिंग टू proviso to section 164 subsection 2, where a person is appointed as a company director of a company in which a default under clause A or B, he shall not incur the disqualification for a period of 6 months। 6 months के लिए उसको शील्ड मिल रहा है। In the instance case, KGP Tyres Limited has not paid interest on the public deposit due from 1st July and disqualification under this section occurs on a person who is or has been a director of the company which has failed to repay the deposit accepted by or pay interest on such failure to pay or redeem continues for 1 year or more। 1 year तक वो कंटिन्यू रहना चाहिए वो डिफ़ॉल्ट। Yes, the office of K shall become vacant in VSR Cottons Limited as he become disqualified under section 164 subsection 2 clause B from 1st July, but not in KJP Limited।
ठीक है। हाँ, उसने केजेपी में गुना किया तो वो वीएसआर में खाली कर देगा, क्योंकि केजेपी डिफॉल्टिंग है, तो केजेपी में तो वो खाली नहीं करेगा ऑफिस, क्योंकि उसके रिटर्न तो उसको फाइल करने होंगे ना। और मिस्टर केज ऑफिस ऑफ डायरेक्टर शिल बिल वैकेंट फ्रॉम 1 जुलाई 2019। वीएसआर में खाली करने की कोई अभी तक बात हुई नहीं है, कि वीएसआर में तो उसने कोई डिफॉल्ट किया ही नहीं है, डिफॉल्ट किया है केजेपी में। तो केजेपी के अलावा की सारी कंपनी में 1 साल के बाद वो जैसे डिफॉल्ट हुआ डिविडेंड का, उसके 1 साल के बाद, सॉरी वो डीडीडी का डिपॉजिट मैच्योर हुई थी या इंटरेस्ट का, तो उसके 1 साल के बाद उसके अलावा की कंपनी में वो खाली कर देगा। ठीक है, ये थोड़ा आपको सोचने में ट्विस्टिंग क्वेश्चन था, तो आपको समझना है कि ये क्या पूछना चाहता है। और इसमें सेक्शन 167 का वैकेशन में के क्लॉज में ऐसा उन्होंने एक्सेप्शन डाला हुआ है कि जिस कंपनी में डिफ़ॉल्ट हुआ है ना, उसके अलावा की कंपनी में आपको ऑफिस खाली करनी है डायरेक्टर की। देखो, उसका हम बैड टेक्स्ट भी पढ़ सकते हैं ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। जी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 167 सबसेक्शन द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर शैल बिकम वैकेंट इन केस ही इंकर्स एनी ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164। कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन आप 164 का अट्रैक्ट करो तो आप वैकेट कर दो ऑफिस। ऑल द कंपनीज, बराबर, जो जितनी भी कंपनी है वो सारी कंपनी में आप वैकेट कर लो, अब डिस्क्वालीफाई हो गए। ठीक है, लेकिन क्या बोले, हाउएवर इफ ही इनकर्स डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 the office of the director shall become vacant in all the companies except the company in which default has occurred। तो सेक्शन 164(2) का डिफॉल्ट कौन कौन से होते हैं? 3 साल तक लगातार फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करें। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है AOC 4 में फाइल करना होता है, और एनुअल रिटर्न MGT 7 में फाइल करना होता है, तो वो फाइल नहीं किए। ठीक है, तो अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब सबसे इजी वाला देख लेते हैं। May 16 मिस्टर इंटेलिजेंट was appointed as a small shareholder directors of XYZ which is in the business of oiling and oil refining. Subsequently A Limited and B Limited have also appointed him as small shareholder. Is his appointment valid? सबसे पहले एक साथ 2 ही कंपनी में बन सकता है, तो अभी वो XYZ में है, तो अब या तो A में बने या B में बने, लेकिन A में बने या B में, जो में से भी बने वो A या B कंपनी उसकी कॉम्पिटिंग या कन्फ्लिक्टिंग ऑफ इंटरेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो वो A और B कंपनी में से एक ही कंपनी में बन सकता है, और वो जो एक में बनेगा वो ऑयल की कंपनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं। यहाँ से रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयरहोल्डर, नो पर्सन शैल होल्ड पोजीशन ऑफ स्मॉल शेयरहोल्डर्स in more than 2 companies at the same time. However, the second company in which he has also been appointed shall not be in a business which is competing or is in conflict with the business of the first company. In the given case, Mr. Intelligent was appointed as a SSD of XYZ. Subsequently, A and B Limited have appointed him as a SSD. Considering the above provision, appointment of Mr. Intelligent in both A and B is invalid. However, he can accept appointment in either A or B. A और B में से accept कर लो, subject to the maximum limit of 2 companies provided either A or B Limited is not having business which is competing or in conflict with the XYZ। वो हमने देख लिया, ये इजी था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। अब ये पूरा प्रोसीजरल पूछ रहा है, इसमें कुछ जो पुराने कोर्स में सिंपल क्वेश्चन पूछते, नए कोर्स में ऐसे ट्विस्ट करके पूछते, तो दिमाग पूरा लड़ाना पड़ता है। DD Limited is a listed company and it has been served with notice of appointment of small shareholders director. Referring to the provisions of section Companies Act, advice define the expression small shareholder and specify the number of small shareholders who may serve notice on the company for a director representing them। तो क्या आएगा बताओ, स्मॉल शेयरहोल्डर कौन है जिसके पास 20,000 की नॉमिनल वैल्यू से कम का शेयर्स है। ठीक है, उसमें आपको ना तो पेड अप वैल्यू देखनी है ना तो मार्केट वैल्यू देखनी है। पेड अप वैल्यू भले ही कम हो, लेकिन फिर आपकी नॉमिनल वैल्यू ज़्यादा हो गई तो फिर वो स्मॉल शेयर होल्डर्स नहीं कहलाएगा। जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था, 300 शेयर्स इंटू 100 रुपीज़ उसका
नॉमिनल वैल्यू, तो वो स्मॉल फिर भी भले उसने से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ नॉमिनल वैल्यू में से 60 रुपये ही पे किए, तो 300 इंटू 60 रुपये तो 18,000 ही पे किए, तो 20,000 से कम उसका पेड अप वैल्यू है, लेकिन उसका नॉमिनल वैल्यू 300 इंटू 100 30,000 है, तो वो स्मॉल शेयर होल्डर्स नहीं कहलाएगा। इज इट पॉसिबल, फिर उसके स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन सर्व कर सकता है, तो 1000 या तो फिर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स विच एवर इज लेस। इज इट पॉसिबल टू अपॉइंट पर्सन हु हैज़ नॉट होल्ड एनी शेयर इन द कंपनी, हाँ जो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्ट स्मॉल डायरेक्टर वो स्मॉल शेयर होल्डर नहीं होगा तो भी चलेगा। What is the tenure of small shareholder director and whether can he be reappointed as such after expiry of his term? He cannot be reappointed. His tenure is 3 years. Also state whether he can be appointed as an officer of the company on expiry of his tenure. नहीं, वो ऑफिसर ऑफ द कंपनी भी 3 साल तक नहीं बन सकता। 3 साल तक मुंह मत दिखाओ, और मुंह दिखाओ 3 साल के बाद तब आप कोई और पोस्ट मांगो, स्मॉल शेयर होल्डर्स की पोस्ट मत मांगो, 3 साल तक कोई भी पोस्ट मत मांगो। कूलिंग पीरियड, ठीक है, ये आंसर आप पढ़ सकते हो। अब नए कोर्स में भी एक क्वेश्चन और पूछा गया था, वो शायद इजी था, नवंबर 18 में। ये केजेपी वाला था, उसके अलावा द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ, एक मिनट जी, स्मॉल शेयर होल्डर्स में इसमें लॉटरी लग गई थी 8 मार्क की, अगर आपको आता है तो। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दिया स्टील एंड एल्यूमिनियम लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी हैविंग अ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 15 करोड़ एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 1 करोड़ एंड 1100 स्मॉल शेयर होल्डर होल्डिंग इक्विटी शेयर्स 6 और एडवाइज ऑन द फॉलोइंग। उनके पास 15 करोड़ की इक्विटी है, 1 करोड़ का प्रेफरेंस है, 16 करोड़ की शेयर कैपिटल है, ठीक है, तो और 1100 स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। तो इज इट मैंडेटरी फॉर द कंपनी टू अपॉइंट अ डायरेक्टर टू रिप्रेजेंट स्मॉल शेयर होल्डर्स? मैंडेटरी नहीं है। कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है, कंपनी में, यहाँ पे आप बेयर एक्ट भी देख सकते हो, बेयर एक्ट वाला, हाँ जी, कंपनी में क्या लिखा है, स्मॉल शेयर होल्डर्स 151, उसका मे से उसका सेंटेंस शुरू होता है, आप पढ़ सकते हो। A listed company may have one director elected by the small shareholder, may have, shall होता है ना तब कंपलसरी होता है, ये may have है, तो इतना इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर क्या पूछा है, तो वो कंपलसरी नहीं है, कंपनी लिस्टेड कंपनी may have, तो पहले का आंसर मिल गया। इफ द कंपनी डिसाइड टू अपॉइंट सच अ डायरेक्टर, द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द कंपनी फॉर सच अपॉइंटमेंट एंड द टेन्योर फॉर विच सच अपॉइंटमेंट कैन बी मेड। तो अगर प्रोसीजर है तो कंपनी सुओ मोटो भी कर सकती है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स खुद भी कर सकते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर 14 दिन की नोटिस देंगे, उसमें स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स का सारा डिटेल्स, नाम, पता, उसके पास अगर शेयर है तो फोलियो नंबर और उसके कितने शेयर्स है, वो अगर शेयर्स नहीं है तो उसका नाम और पता लिखेंगे, और उसके साथ साथ वो एक डिक्लेरेशन भी देगा कि उसके पास डिन है, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है वगैरह। वेदर सच अ डायरेक्टर बी कंसिडर एज ए इंडिपेंडेंट, हाँ वो हमेशा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही गिना जाएगा। सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 के उसके क्राइटेरिया उसको फुलफिल करने पड़ेंगे, और सेक्शन 149 सब सेक्शन 7 के उसके डिस्क्लोजर क्राइटेरिया भी फुलफिल करने पड़ेंगे। व्हेन डज अ पर्सन अपॉइंटेड एज ए स्मॉल शेयर डायरेक्टर वैकेट हिज ऑफिस, तो उसके जो नॉर्मल डायरेक्टर के वैकेशन के जितने भी क्लॉज सेक्शन है वो सारे उसको लागू पड़ जाएंगे, यानी कि उसको 164 के डिस्क्वालिफिकेशन के क्लॉज लागू पड़ गए, या फिर 167 में जो भी रीजंस लिखे हुए हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे। ये तो पूरा सेक्शन पूछ लिया, यानी कि इसमें डिटेल में 167 भी आ गया और 151 भी आ गया। अब इसका आंसर पढ़ते हैं 1 का। According to 151 of section 151, a listed company may have one director elected by such small shareholder in such number, in such manner and with such terms and conditions as may. So it is not mandatory. Mandatory नहीं है। एक क्वेश्चन आपको मिल गया। The board of directors Messrs. Dia Limited and is advised that the companies provides for the procedure. This is the procedure. A listed company may, upon notice of not less than 1000 small shareholders or 1/10 of the total number of shareholders, whichever is lower, have a small shareholder director elected by a small shareholder directors. However, a listed company may opt to have a small director representing small shareholders suo moto, and in such a case, the provision of subrule 2 given below shall not apply.
अब अगर स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर अप्लाई करते हैं तो उनको क्या नोटिस देना पड़ेगा? स्मॉल होल्डर डायरेक्टर्स इंटेंडिंग टू प्रपोज अ person as a candidate for the post of small shareholder director shall leave a notice of their intention with the company at least 14 days before the meeting under the signature, name, address and share held and folio number of the person whose name is being proposed for the post of director and the small shareholders who are proposing such person. यानी कि सारी डिटेल स्मॉल शेयर होल्डर्स भी देनी होगी, नाम, पता, उसके शेयर्स कितने और उसका फोलियो नंबर क्या। अगर स्मॉल शेयर होल्डर खुद एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो बनना चाहता है वो खुद एक स्मॉल शेयर होल्डर है तो, अगर नहीं है तो उसका फोलियो नंबर और उसका नंबर ऑफ शेयर्स नहीं आएंगे। और एक डायरेक्टर को जो डिटेल्स देनी होती है, डिन नंबर, डिक्लेरेशन की, उसका कोई डिस्क्वालिफिकेशन, वो तो देना ही पड़ेगा। However, if the person being proposed does not hold any shares in the company, the details of shares held and folio number need not to be specified. और डायरेक्टर बनने के लिए उसको एक डिन नंबर देना पड़ेगा, उसको डिस्क्वालीफाइड नहीं ऐसा डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और उसकी कंसेंट देनी पड़ेगी। टेन्योर कितना रहेगा? टेन्योर शैल नॉट फॉर अ पीरियड लेस देन मैक्सिमम 3 हो सकता है, नॉट मोर देन 3 ईयर्स तो हो ही नहीं सकता, बराबर। और वो 3 साल के बाद एक टेन्योर ख़त्म करने के बाद मैक्सिमम 3 ईयर्स का जो होगा, उसके बाद 3 साल तक कंपनी में कोई भी कैपेसिटी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ेगा नहीं। और 3 साल के बाद भी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर फिर से तो नहीं बन पाएगा। हाँ, और सच डायरेक्टर शैल बी कंसिडर एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सब्जेक्ट टू हिज बीइंग एलिजिबल अंडर subsection 4 of section 149 and he is giving declaration of his independence in accordance with section 149 subsection 7। इतना बड़ा आंसर आपको लिखना पड़ेगा और वैकेशन के सारे ग्राउंड्स भी लिखने पड़ेंगे। द डायरेक्टर incurs any disqualification under 164 becomes vacant pursuant to 167। आप इसको पूरा 167 नहीं पूछा, उतना इतना अच्छा हुआ एक वाक्य में ख़त्म कर दिया, वरना आपको पूरा 167 लिखना पड़ता और 164 भी लिखना पड़ता, या तो फिर वो सीजीज टू मीट क्राइटेरिया ऑफ 149 सबसेक्शन 6। तो कितना मस्त क्वेश्चन हो गया स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स का। तो इसके बाद हम एक गाना सुन लेते हैं, फिर इस स्मॉल शेयर होल्डर्स का डायरेक्टर को खत्म नहीं, उससे पहले हम एक अच्छा चैप्टर कर लेते हैं, पॉइंट कर लेते हैं, वो प्रोपोर्शनल डायरेक्टर्स वाला। बहुत ही इजी है, उसमें कुछ आपको सोचना नहीं है, ठीक है। अब ये सेक्शन है 163, बहुत ही रेयर केस में ये प्रैक्टिकली देखा जाता है, फिर भी आप इसको पढ़ सकते हो, बराबर। एज ए जनरल रूल द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी आर अपॉइंटेड बाय सिंपल मेजोरिटी। डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा? जिसके पास 51% से ज़्यादा शेयर्स होंगे वो। डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इज नॉट लेस देन 50 या फिर मोर देन 50% और एक शेयर हो गया तो आप ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कर सकते हो। It implies that the shareholders having voting rights just equal to 51% can easily negate the choice of other minority shareholders who have substantial voting rights as high up as 49% in matter of appointment of directors। अगर जो मेजॉरिटी जिसके पास है 51%, वो चाहे तो सारे के सारे डायरेक्टर्स अपने ही पसंद कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे में अपना ही नाम देगा, अपने ही फेवरेट बंदों का नाम देगा, ठीक है। Thus minority shareholders though having sizable voting rights may not find it possible to appoint a single director of their own on the board of directors. To counter this kind of unpleasant situation which may create confrontation in a company and adversely affect the managerial offenses, section 163 chalks out the system by which डायरेक्टर्स में भी अपॉइंटेड बाय अ प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आपके जितने प्रपोर्शन में शेयर है उतने डायरेक्टर आप अपॉइंट करो। तो नॉट विथस्टैंडिंग सेक्शन 163 स्टार्ट विद द फ्रेज नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट विच इम्प्लाइज दैट सेक्शन 163 हैज ओवरराइडिंग इफेक्ट। इट ओवरराइड ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सारे प्रोविजंस को वो ओवरराइड करेगा। द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी नीड टू contain provisions for the appointment of directors by proportional representation। आर्टिकल में लिखा हुआ होना कंपलसरी है। The procedure as contained in this article must be capable enough to enable the minority shareholders to have a proportional representative on the board of directors। Proportion यानी कि आपके 49% शेयर है तो आपके 49% डायरेक्टर हो जाएंगे, उसे कहते हैं प्रोपोर्शनल डायरेक्टर। उसकी 2 मेथड होती है, वो एक होती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और एक होता है क्यूमुलेटिव वोटिंग। वो आपको उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट तो आप सी बन जाओगे ना, फिर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस वगैरह देते ना, उसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं, वो हम देखेंगे। द आर्टिकल्स नीड टू प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ द प्रोपोर्शनल
रिप्रेजेंटेशन। अगर आर्टिकल में लिखा है तो 2/3 से कम तो होने ही नहीं चाहिए प्रपोर्शनल डायरेक्शन, प्रपोर्शनल प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन वाले डायरेक्टर। अगर आप कर, और ये सेक्शन मैंडेटरी नहीं है, करना चाहे तो 2/3 करो वरना मत करो प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले, ठीक है। Such appointments to be made in accordance with the principle of proportional representation may use the following method. Single transferable vote. It means a candidate gets elected if he secures the requisite votes fixed as quota. अब ये कोटा क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, इसके लिए आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट आपको समझ में आ जाएगा। इतना डिटेल में यहाँ पे हमारे CA फाइनल के कोर्स में भी नहीं है और आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखा, सिंगल ट्रांसफरेबल कोट डिसाइडेड बाय कोटा और क्यूमुलेटिव वोटिंग, ये दो ही सिस्टम है। और अदरवाइज अडॉप्शन ऑफ एनी अदर ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ वोटिंग इफ इट इज एंश्योर दैट द बोर्ड हैव फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। सच अपॉइंटमेंट्स में बी मेड वंस इन एवरी 3 ईयर, हर 3 साल में ये अपॉइंटमेंट होगी। Casual vacancies of such directors shall be filled in accordance with section 164 subsection 4. Such casual vacancies shall be filled as per the provisions of the articles, and if there is no such provisions, the board of directors may fill the vacancies through a board resolution. Later on, such appointment may be regularized by shareholders in the immediately next board meeting. ये कैजुअल वैकेंसी का में अब अमेंडमेंट आ चुका है, बोर्ड कैजुअल वैकेंसी फिल करना कर सकता है, लेकिन उसके नेक्स्ट नेक्स्ट जनरल मीटिंग में उसको अप्रूव करवाना पड़ेगा शेयर होल्डर्स से। नॉर्मल कैजुअल वैकेंसी का ये रूल है, इसके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए अलग कोई रूल नहीं है। फिर ये सेक्शन किसको अप्लाई नहीं होगा, जो होली ओन गवर्नमेंट कंपनी है, वोगो कहता उसको मैं, वोगो और वोगो का बच्चे कोई अप्लाई नहीं है। वोगो क्या हो गया, होली ओन्ड, जैसे पोगो होता है ना, तो पोगो और पोगो का बच्चा होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी, तो ये WOGO वोगो हो गया, और वोगो का बच्चा, तो वोगो का बच्चा क्या हो गया, वोगो की सब्सिडी, होली गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडी। वोगो और वोगो के बच्चे को ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। क्या लिखा है, सब्सिडी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी रेफर्ड इन वन अबाउ, ऐसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडी को ये एप्लीकेबल है जो होली ओन गवर्नमेंट कंपनी हो। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी जिसमें 51% की गवर्नमेंट कंपनी है तो उसको भी गवर्नमेंट कंपनी कहती है, लेकिन उसको तो वो सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि होली ओन कोई नहीं, नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेक्शन 163 और 151 दो समाप्त करते हैं और इस लेक्चर को भी समाप्त करते हैं। उससे पहले अगर आप सुनना चाहे तो ये गाना मैं आपके लिए लगा देता हूँ। आप बताइए, इतने सारे मूवीज़ है उसमें से आप बता दीजिए कौन से लगाने हैं। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का कोई भी ये गाना आप सुन लेते हैं। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लें। दूसरा सुनना चाहेंगे, झूम लूं मैं, क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ सनम।